लास्ट क्लास में हमने डिसीजन मेकिंग कंप्लीट कर लिया था। आज जो है वो बजटिंग और फोरकास्टिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। बजटिंग भी जो है वो एक वेटेज के हिसाब से एक हैवी पोर्शन है कोर्स का, और थोड़ा लेंदी भी है। सबसे पहले देखते हैं कि बजट होता क्या है। जब भी कोई कंपनी या कोई बंदा कोई बिजनेस शुरू करने जाता है तो सबसे पहले वो कुछ एनालिसिस करता है। वो फोरकास्ट देखता है किसी भी मार्केट में जाने के लिए। सबसे पहले तो वो देखता है कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, ठीक है, किस इंडस्ट्री में किस मार्केट में उसको बिजनेस शुरू करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा वो ये देख रहा होता है कि उसके पास अवेलेबल कैपिटल कितना है, और कौन सी मार्केट ऐसी है या कौन सा सेक्टर ऐसा है कि उसको उसके अवेलेबल कैपिटल पे एक अच्छा रिटर्न कमा के दे सकता है, ठीक है। तो और उसकी कैपेसिटी क्या है, एक तो रिसोर्सेज और दूसरी उसकी कैपेसिटी, ठीक है। कि वो किस एरिया में, एक तो वो देखते हैं कि किस एरिया में डिमांड है, साथ साथ वो ये भी देख रहा होता है कि वो किस एरिया को ज़्यादा अच्छे तरीके से केटर कर सकता है, ठीक है, और उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है। उसको देखते हुए वो एक क्वांटिटेटिव प्लान बनाता है कि वो जिस सेक्टर में जिस एरिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है या जो बिजनेस शुरू करने जा रहा है उसमें उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिलेगा, और उसके पास अवेलेबल कैपिटल कितना है, और वो अपने अवेलेबल कैपिटल पे कितना रिटर्न कमा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली बजटिंग एक क्वांटिटेटिव प्लान होता है उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट और उसकी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू का, या ये कह लो कि अपनी एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू का एक क्वांटिटेटिव प्लान होता है, जो कि ये बता रहा होता है कि वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में रहते हुए कितनी स्पेंडिंग कर सकता है, और उसकी कैपेसिटी क्या है कि वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से कितना रेवेन्यू कमा सकता है, ठीक है। तो बजटिंग एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है जो अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हुए एक्सपेंसेस को बैलेंस कर रही होती है, और उसकी कैपेसिटी को देखते हुए रेवेन्यू को बैलेंस कर रही होती है, ठीक है। तो अपने रिसोर्स और अपनी कैपेसिटी को देखते हुए आ, कोई भी बंदा अपनी अवेलेबल मार्केट में या एक्सपेक्टेड मार्केट में कितने एक्सपेंडिचर कर सकता है, अपने रिसोर्सेज को देखते हुए और अपनी कैपेसिटी को देखते हुए कितनी अर्निंग कर सकता है या कितना रिटर्न कमा सकता है अपने इन्वेस्टेड कैपिटल पे, उसका एक क्वांटिटेटिव प्लान होता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, अवेलेबल रिसोर्स और कैपेसिटी में रहते हुए या अवेलेबल रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी में रहते हुए स्पेंडिंग और अर्निंग का एक क्वांटिटेटिव प्लान है, वो बजट कहलाता है, ठीक है। इसी तरह बजटिंग क्या है, बजट हो गया एक क्वांटिटेटिव प्लान है। जिस तरह बजट एक क्वांटिटेटिव प्लान है, उसी तरह बजटिंग भी एक प्रोसेस है जो जिससे बजट बनाया जाता है। और वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस ये है कि वो अपने रिसोर्स और कैपेबिलिटी को देखते हुए अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को प्लान करता है, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में रहते हुए कितना एक्सपेंडिचर कर सकता है, उसकी लिमिट क्या है वो, और उसकी कैपेसिटी को देखते हुए कितना रेवेन्यू कमा सकता है वो। इन चीजों का प्लान है वो प्लान, बजट है, और एक प्रोसेस जो है वो बजटिंग है, ठीक है। जब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बजट बजटिंग है। अच्छा, बजटिंग की क्यों जाती है, ठीक है। बजटिंग की क्यों जाती है, बजटिंग इसलिए की जाती है कि मैं अगर कोई भी बिजनेस करने जा रहा हूँ या कोई भी काम करने जा रहा हूँ, तो उस काम को करने के लिए जो मेरे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। और इसी तरह मेरा एक कैपेसिटी है, मेरा एक पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल तक ही मैं परफॉर्म कर सकता हूँ या इफेक्टिवली एफिशिएंटली टर्नओवर कमा सकता हूँ। अगर मैं अपने आप को उस पोटेंशियल से ज़्यादा स्ट्रेच करना चाहूँगा तो भी वो भी कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा, और अगर मैं लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज से ज़्यादा स्पेंडिंग कर लूँगा या एक्सपेंडिचर उससे ज़्यादा प्लान कर लूँगा तो भी बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बजटिंग की जरूरत महसूस होती है कि मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको देखूं,
अपनी कैपेसिटी को देख लूँ और उसको देखते हुए मैं बजट बनाऊँ और उस बजट के मुताबिक फिर मैं एग्जीक्यूट करूँ अपने प्लान्स को। ठीक है, तो ये बजटिंग की जरूरत इसलिए होती है कि क्योंकि मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड है, मेरी पोटेंशियल भी लिमिटेड है, कैपेसिटी है मेरी उस तक ही मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैं अपनी रिसोर्स और अपनी कैपेसिटी के कंस्ट्रेंट में रहते हुए एक प्लान बनाता हूँ, ताकि मैं कहीं पे वॉर्न आउट ना हो जाऊं या मेरी परफॉर्मेंस कहीं पे ऐसा ना हो कि मेरा प्लान फेल हो जाए। इसलिए मैं पहले से अपने रिसोर्स और अपनी पोटेंशियल और अपनी कैपेसिटी को देखते हुए एक प्लान बनाता हूँ, वो प्लान बजट कहलाता है, और फिर उसके मुताबिक मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा होता हूँ। तो बजट की जरूरत इसलिए होती है कि यहाँ पे मेरे पास लिमिटेशन है, मेरे पास रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, मेरे पास पोटेंशियल की लिमिटेशन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं एक प्लान बनाता हूँ, ताकि आगे जाके कोई अनसर्टेनिटी ना आए मेरे प्लान में, और उस प्लान के मुताबिक मैं काम करूँ और फिर अपनी परफॉर्मेंस को असेस करूँ कि मैं उस प्लान से बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, या उस प्लान तक मैं रियली एक्चुअली मैं उस प्लान तक नहीं, उस प्लान पे उस प्लान के स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसलिए बजटिंग की जरूरत होती है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि एक तो मुझे एक प्लान बता देता है, एक रिसोर्सेज एक लिमिटेशन बता देता है कि उसके अंदर रहते हुए मुझे काम करना है। और दूसरी चीज ये कि मुझे बजट एक क्राइटेरिया प्रोवाइड कर देता है कि जिसके अगेंस्ट मैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को असेस कर सकूं, मेजर कर सकूं। ठीक है, इसलिए बजटिंग की जरूरत होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बजटिंग एक टूल है जो कि बैलेंस कर देती है मेरी रिसोर्सेज की एलोकेशन को, और जो मेरा पोटेंशियल है रेवेन्यू अर्न करने का उसको बैलेंस कर देती है। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि बजट इज अ टूल दैट टू बैलेंस allocation of available resources to different expenses according to the potential of generating those resources। ठीक है, फंड्स या रिसोर्सेज, यानी कि जिस मार्केट में मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, उस मार्केट में बजट मुझे एक ऐसा टूल प्रोवाइड कर देता है जिसके थ्रू मैं अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को डिफरेंट एक्सपेंसेस में अच्छे तरीके से एलोकेट कर सकता हूँ, और उन एलोकेशन के थ्रू जो मैं मुझे इनकम जनरेट करनी है वो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल में जनरेट कर सकूं। ठीक है, तो ये इस चीज को बैलेंस कर देती है कि मेरे एक्सपेंसेस मेरे रिसोर्स के अंदर में रहे और मेरी इनकम मेरे पोटेंशियल से अलाइन रहे। ठीक है, इसलिए बजटिंग एक टूल कहलाता है। बजटिंग को हम कह सकते हैं कि ये एक टूल है जो कि मेरे एक्सपेंसेस को मेरे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली बैलेंस कर देता है और मेरी इनकम को मेरे पोटेंशियल के मुताबिक बैलेंस कर देता है, और इस तरह से एक्सपेंस और इनकम के दरमियान भी बैलेंस आ जाते हैं। ठीक है, बजटिंग के पर्पजेस क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है, हम इसको कॉज एंड इफेक्ट के तरीके से पढ़ लेते हैं कि यानी कि पॉइंट सेम होगा। अगर पर्पज है तो उसको कहने का तरीका अलग होगा, बेनिफिट है तो उसको कहने का तरीका अलग होगा। ठीक है, पॉइंट सेम होंगे। अगर सवाल ये पूछता है कि पर्पज बताओ तो उसको कहने का अंदाज अलग होगा, बात सेम होगी। ठीक है, अगर बेनिफिट बताता है तो बेनिफिट का पॉइंट सेम है, उसको कहने का तरीका अलग होगा। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पे जो है पर्पज और बेनिफिट को कंपेयर किया गया है। ठीक है, पहला ये कह रहा है कि एक क्वांटिटेटिव प्लान है जो कि प्लान कंडीशन में किया जाता है, यानी कि प्लान कंडीशन के मुताबिक क्वांटिटेटिव प्लान दे देता है। ठीक है, ये तो इसका पर्पज हो गया। अब इस प्लान का फायदा क्या है? इस प्लान का फायदा ये है कि मेरी जो मैनेजमेंट है, जो भी कंपनी है, अक्रॉस द बोर्ड उस प्लान की अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ या जो कंपनी मैंने बनाई है, मैंने एक क्वांटिटेटिव प्लान बना लिया। उस प्लान ने मुझे उस बजट ने मुझे एक प्लान प्रोवाइड कर दिया फ्यूचर कंडीशन के लिए। ये उसका पर्पस था। और प्लान का फायदा क्या हुआ, प्लान का बेनिफिट ये हुआ कि प्लान बनने से अक्रॉस द बोर्ड मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उस प्लान की अवेयरनेस बढ़ जाती है, यानी कि आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन सेम पेज पे आ जाती है। ठीक है, पर्पस ये है कि क्वांटिटेटिव प्लान मिल जाता है, फायदा ये है कि उसकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। ठीक है, अगर ये देखा जाए सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो बजट एक प्लान प्रोवाइड कर देता है फ्यूचर का,
और हमारे पास अगर प्लान हो तो प्लान का फायदा ये होता है, क्वांटिटी प्लान होने का फायदा ये होता है कि उसकी अवेयरनेस अक्रॉस द बोर्ड बढ़ जाती है और ऑर्गेनाइजेशन सेम पेज पे आ जाती है। ठीक है। दूसरा पर्पस ये है कि वही बात कि हमें एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देता है ताकि हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजट के अगेंस्ट कंपेयर कर सकें। ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि एक तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो जाएगी हमारी। ठीक है। यानी पर्पस ये है कि इसने एक क्राइटेरिया प्रोवाइड कर दिया, ये पर्पस है। बेनिफिट क्या है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो रही है। ठीक है। पॉइंट सेम है, कहने का तरीका अलग है। ठीक है। इसी तरह बजट का फायदा ये होता है कि कॉस्ट वेरिएंसेस को आइडेंटिफाई करके एस्टेब्लिश कर देती है ये। यानी कि मेरी जो कॉस्ट लग रही है वो किन किन एरियाज में लग रही है। एक तो बजट उन चीज़ों को, उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर देता है। ठीक है। और ताकि कॉस्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश किया जा सके। ठीक है। तो पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि इसने कॉस्ट वेरिएंसेस को आइडेंटिफाई कर देती है ताकि हम कॉस्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सकें। कॉस्ट वेरिएंसेस एक तो ये है, वेरिएंसेस के हम दो तरह से ले सकते हैं वेरिएंसेस को। एक तो ये कि वेरिएबल किन किन एरियाज में, किन किन वेरिएबल एरियाज में हमारे एक्सपेंसेस लग रहे हैं, एक तो। और दूसरा कि जब कंपैरिजन हो रहा है स्टैंडर्ड का और बजट का, एक्चुअल और बजट का, उसके नतीजे में वेरिएंसेस आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो पर्पस ये हो गया कि ये वेरिएंसेस को आइडेंटिफाई करके दे रहा है। और इसका बेनिफिट ये हो गया कि बेनिफिट ये है कि इससे कॉस्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाते हैं। जब वेरिएंसेस आइडेंटिफाई हो जाएंगे, आइडेंटिफाई होने का फायदा ये होगा कि उनको हम देखते हुए कॉस्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकेंगे। ठीक है। तीसरा ये है कि ये कम्युनिकेट कर देता है, मतलब एक हमारे पास अगर एक प्लान हो तो उसका फायदा ये होता है कि अक्रॉस द बोर्ड उसको हम कम्युनिकेट कर देते हैं टू डिफरेंट हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट पर्सनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ताकि वो आपस में अपनी एक्टिविटीज को एक दूसरे से अलाइन कर सके और कोऑर्डिनेट कर सके। ठीक है। तो बजट का एक पर्पस तो ये हो गया कि इसको कम्युनिकेट करके एक्टिविटीज को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, डिफरेंट पर्संस की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, अलाइन किया जा सकता है एक दूसरे से। ठीक है। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि उस प्लान की अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस द बोर्ड बढ़ जाएगी मैनेजमेंट के दरमियान में। डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उस पे उस प्लान की, बजट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। और एक फायदा तो ये होगा कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और उसके नतीजे में जो उनकी एक्टिविटीज है उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर अंदाज में हो सकेगी। ठीक है। अगर सीक्वेंशियल प्रोसेस है तो अपने आप को इस तरह अलाइन कर लेंगे कि इफेक्टिवली सीक्वेंशियल प्रोसेस पे एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है। इसका एक फायदा यह है कि प्लान की कम्युनिकेशन हो जाती है अक्रॉस द बोर्ड टू डिफरेंट पर्सन एंड डिपार्टमेंट्स टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटी। और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज का फायदा ये है कि उस प्लान की अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस द बोर्ड बढ़ जाती है और बेटर कोऑर्डिनेशन आ जाती है आपस में। ठीक है। तो पर्पस जो है बेसिकली कम्युनिकेशन है, और बेनिफिट ये है कि बेटर कोऑर्डिनेशन है, बेटर अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। मैं फास्ट नहीं जा रहा। ठीक है। अच्छा जी, अगला ये है कि ये अर्निंग और एक्सपेंसेस को बैलेंस कर देता है अकॉर्डिंग टू अवेलेबल रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। वही बात भी शुरू में बताई थी। ठीक है। कि ये मेरी स्पेंडिंग और मेरी अर्निंग को मेरी रिसोर्स और कैपेसिटी से बैलेंस कर देता है। अकॉर्डिंग टू माई रिसोर्सेज एंड अकॉर्डिंग टू माई कैपेसिटी उसको बैलेंस कर देता है। इसका फायदा है, इसका बेनिफिट क्या है, पर्पज ये कि बैलेंस कर देता है। बेनिफिट क्या है कि बैलेंस होने से मेरी स्पेंडिंग अकॉर्डिंग टू मेरी कैपेसिटी रहती है, मेरी रिसोर्सेज रहती है, रिसोर्स मेरी स्पेंडिंग मेरे रिसोर्सेज के अंडर रहती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज रहती है, और मेरी अर्निंग जो है वो मेरी कैपेसिटी से अलाइन हो जाती है। पर्पज ये कि बैलेंस करता है, फायदा ये है कि इसमें अलाइनमेंट आ जाती है। इनकम जो है वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो जाती है और स्पेंडिंग मेरे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है। छठा फायदा और छठा पर्पज ये है कि
मॉनिटर मेरे रिसोर्सेज को, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसकी एलोकेशन को मैं मॉनिटर और कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, तो पर्पस ये है कि मॉनिटर और कंट्रोल हो सकती है मेरी अवेलेबल रिसोर्सेज बजट की वजह से मॉनिटर और कंट्रोल हो सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज जो है वो अच्छे तरीके से मॉनिटर हो रहे होते हैं। इसका पर्पस ये है कि मेरे अवेलेबल रिसोर्सेज मॉनिटर और कंट्रोल हो सके। फायदा ये है कि वो हो जाते हैं, मॉनिटर और कंट्रोल हो जाते हैं। बात सेम है, कहने का तरीका अलग है। यानी अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो इसका पर्पस ये है कि बजटिंग का पर्पस ये है कि मैं अपने रिसोर्सेज और कैपेसिटी को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकूं। फायदा क्या है? ये हो जाते हैं। पर्पस में कर सकूं, फायदे में हो जाते हैं। सिर्फ ये है, कहने का फर्क ये है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गए हमारे पास पर्पस और बेनिफिट्स। अब बजटिंग का प्रोसेस क्या है? अच्छा, अब तक हम किस सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं? सबसे पहले हमने देखा बजट है क्या। ठीक है, फिर हमने देखा बजटिंग क्या है। सबसे पहले बजट बजट को देखा, फिर देखा बजटिंग क्या है। उसके बाद हमने देखा कि बजटिंग की जरूरत क्यों महसूस होती है। ठीक है, और फिर हमने पर्पस और बेनिफिट पढ़ लिए। अच्छा, अब तक जो हमने देखा इसको अगर जो हमने पढ़ा है इसको देखते हुए अगर हम बजट्स के फीचर्स को आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम डेफिनेशन की रोशनी में फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई सवाल आता है कि बजट के 4 फीचर्स बताएं, 3 फीचर्स बताएं, तो अगर डेफिनेशन हमारे जहन में है तो उस डेफिनेशन को देखते हुए हम फीचर्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बजट की डेफिनेशन ये थी कि एक क्वांटिटेटिव प्लान होता है स्पेंडिंग और अर्निंग का। तो पहला फीचर क्या है इसका कि ये एक क्वांटिटेटिव प्लान है अंडर प्लान कंडीशन। ठीक है, अंडर प्लान कंडीशन से मुराद ये कि फ्यूचर में जो हम कंडीशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट का बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको देखते हुए हम अपनी स्पेंडिंग और अर्निंग प्लान करते हैं और अपने रिस्क को भी मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्लान कंडीशन से मुराद ये कि जो हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि मार्केट बिहेवियर जो भी है, जिस इंडस्ट्री में भी जा रहे हैं उस इंडस्ट्री का पैटर्न क्या है और हमें उसके मुताबिक जो प्लान कंडीशन है उसमें हमारा क्वांटिटेटिव प्लान क्या होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा फीचर इसका ये है कि बजट जो है वो एक डिफाइंड पीरियड के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और यूजुअली इस पीरियड को जो है वो अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से सेपरेट आउट किया जाता है। ठीक है, यानी कि दूसरा फीचर इसका ये है कि ये एक डिफाइंड पीरियड के लिए होता है। यानी डेफिनेशन में लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये बता रही है कि क्वांटिटेटिव प्लान है स्पेंडिंग और अर्निंग का विद अवेलेबल इन अकॉर्डिंग विद अवेलेबल रिसोर्सेज। और यहाँ पे हम कैपेसिटी भी कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू अवेलेबल रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। तो यहाँ पे हम कैपेसिटी को भी ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अवेलेबल रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी ओवर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि दूसरा फीचर हमें ये बता रहे हैं कि एक डिफाइंड पीरियड के लिए होता है अंडर प्लान कंडीशन। ठीक है, और उस पीरियड को यूजुअली फाइनेंशियल पीरियड के अकॉर्डिंगली सेपरेट किया जा सकता है। अगर 5 साल का बजट है तो 5 ईयर प्लान्स में हर साल के अलग अलग कॉलम ला रहे होंगे और वो सेपरेट हुआ हुआ होगा ईयरली। 5 ईयर बजट है तो 5 ईयर बजट ईयर बाय ईयर सेपरेट हुआ हुआ होगा। ठीक है, तो दूसरा फीचर इसका ये है कि ये एक डिफाइंड पीरियड के लिए होता है। ये चीज मतलब यहाँ पे बता दी कि ये फॉर डिफाइंड एंड डेफिनेट पीरियड के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और उस पीरियड को अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड हम सेपरेट आउट, यूजुअली सेपरेट आउट करके बता रहे होते हैं। ठीक है,
तीसरा फीचर इसका ये हो सकता है कि इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो इनकम और स्पेंडिंग को बैलेंस करना है अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। तो तीसरा फीचर इसका ये हो सकता है कि बैलेंस करना है अपनी स्पेंडिंग और अर्निंग को अकॉर्डिंग टू अवेलेबल रिसोर्सेज। और यहाँ पे भी हम एंड कैपेसिटी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। चौथा फीचर इसका ये है कि ये एक टूल प्रोवाइड कर देता है हमें, एक टूल प्रोवाइड कर देता है अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए और अपनी अर्निंग को प्लान करने के लिए, ताकि हम मॉनिटर और कंट्रोल कर सके अपने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को और अपनी अर्निंग्स को। तो चौथा फीचर इसका ये है कि ये एक टूल है किस चीज का, मॉनिटर और कंट्रोल करने का टूल है, मॉनिटर और कंट्रोल करने का किस चीज को, अपनी एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज को। ठीक है। ताकि हम अपनी अर्निंग को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली अलाइन कर सकें। ठीक है। तो डेफिनेशन की रोशनी में या हमने इंट्रोडक्शन में जो कुछ पढ़ा, यानी कि फर्स्ट पेज पे हमने जो कुछ पढ़ा, उसको देखते हुए अगर हम रिसोर्स उसकी फीचर्स को इस्टेब्लिश करना चाहें, बजट के फीचर्स को डिफाइन करना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि बजट के 4 फीचर्स हैं। एक तो ये क्वांटिटेटिव प्लान है स्पेंडिंग और अर्निंग का, पहला फीचर इसका ये है अंडर प्लान कंडीशंस। दूसरा फीचर इसका ये है कि एक डिफाइंड पीरियड के लिए होता है और यूजुअली इस पीरियड को अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंगली सेपरेटली बताया जा रहा होता है। तीसरा फीचर इसका ये है कि इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो बैलेंस करना होता है अपनी स्पेंडिंग और अर्निंग को। और चौथा फीचर इसका ये है क्योंकि ये एक बैलेंस, इसका ऑब्जेक्टिव बैलेंस करना है, तो ये एक टूल प्रोवाइड कर रहा होता है उस चीज को बैलेंस करने के लिए। और बैलेंस करने के लिए जरूरी क्या है कि हम मॉनिटर कंट्रोल करें अपनी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को। जब हम अपने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को मॉनिटर कंट्रोल कर रहे होंगे तभी हम ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम 4 फीचर्स डेफिनेशन को देखते हुए और इंट्रोडक्टरी अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए बजट के 4 फीचर्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो क्वेश्चन, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए कि आप बजट के 4 फीचर्स बताएं, तो आप ये डेफिनेशन को देखते हुए ये फीचर्स बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि बजटिंग प्रोसेस क्या है, कितने स्टेजेस होते हैं बजट एस्टेब्लिश करने में, क्या क्या कौन कौन से फेजेस आते हैं। ठीक है। बजट एस्टेब्लिश करने में सबसे पहला फेज तो ये होता है कि आप फॉर्मुलेशन फेज करें, यानी कि आप एस्टिमेट्स कर रहे होते हैं, अपनी अर्निंग पोटेंशियल को एस्टिमेट कर रहे होते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है फॉर्मुलेशन फेज में। ठीक है। जिसमें बजट बन रहा होता है, ड्राफ्ट कर रहे होते हैं बजट। फॉर्मुलेशन फेज मीन्स आप बजट ड्राफ्ट कर रहे हैं, और ड्राफ्ट करने के लिए आप क्या क्या चीजें देख रहे हैं, आप इकोनॉमी की मॉडलिंग कर रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए आप एक फोरकास्ट तैयार कर रहे हैं कि ग्रोथ क्या होगी इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या है, अगर आप लोन लेने जाते हैं या बोरिंग करने जाते हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट क्या पड़ेगी, या अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो रिटर्न क्या मिलेगा आपको। ठीक है। क्योंकि आप जब बिजनेस करने जा रहे होते हो तो आप अपने सारे अवेलेबल रिसोर्सेज बिजनेस में नहीं लगाते, बल्कि आप उसको एलोकेट करते हैं बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड बिटवीन ऑपरेशन। कुछ पोर्शन आप प्लान करते हैं कि मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा ताकि मुझे यहाँ से एक अर्निंग मिलती रहे। अगर क्योंकि बिजनेस एकदम से एग्जीक्यूट नहीं होता, बिजनेस इस्टेब्लिश होने में टाइम लेता है। ठीक है। तो उस टाइम तक आपने, अगर आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उस टाइम को सरवाइव करने के लिए आप अवेलेबल रिसोर्सेज में से कुछ पोर्शन आप ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से आपको रिटर्न आए। ठीक है। आप उसमें सर्टिफिकेट भी परचेज कर सकते हैं, आप डिपॉजिट जो जो फिक्स टर्म डिपॉजिट होते हैं जिसमें आपको रिटर्न मिल रहा होता है, आप
उस तरफ चले जाते हैं, या फिर आप इस तरह की करते हैं कि आपने कोई प्रेमिसेस ली, आप बिजनेस भी कर रहे हैं और अपनी प्रेमिसेस का कुछ पोर्शन आपने रेंट आउट कर दिया, तो उससे आपको एक रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो मतलब आ, उस टाइम पीरियड को सरवाइव करने के लिए इनकम स्कीम में आप इन्वेस्ट कर देते हैं कुछ पोर्शन, ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से आपको रिटर्न मिलता रहे और आप अपने बिजनेस की तरफ उसको डाइवर्ट करके बिजनेस उस फेज को सरवाइव कर सके जिस फेज में जाके उसने रिटर्न देना शुरू करना है। जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं कुछ पीरियड ऐसा होता है कि आप सिर्फ कॉस्ट लगाते हैं और आप इस्टेब्लिश करने तक आपने बियर करनी होती है कॉस्ट, उसके बाद जाके बिजनेस आपको रिटर्न देना शुरू करता है। उस पीरियड को सर्वाइव करने के लिए आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को बिटवीन ऑपरेशन एंड बिटवीन इन्वेस्टमेंट एलोकेट कर देते हैं अपनी कैपेसिटी को देखते हुए। ठीक है, तो पहले फेज में आप ये मॉडलिंग कर रहे होते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, फोरकास्ट क्या है, ग्रोथ की, इन्फ्लेशन क्या है, यानी कि जो मुझे कॉस्ट पड़ रही है आगे जाके उतनी ही रहनी है या उस कॉस्ट में बढ़ना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्रेमिसेस है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस प्रेमिस का रेंट पे कर रहा हूँ तो क्या ये रेंट 5 साल तक सेम रहना है या इस रेंट में इजाफा होना है, उसको देखते हुए मैं अपनी एक मॉडलिंग कर रहा होता हूँ। और फिर मैं अपने उस मॉडलिंग के हिसाब से मैं अपने अर्निंग पोटेंशियल को एस्टिमेट करता हूँ कि उस पीरियड तक मैं कितना अर्न कर सकता हूँ। ठीक है, अवेलेबल मार्केट क्या है, कितनी मार्केट में कैप्चर फर्दर कर सकता हूँ, कितना मैं मार्केट को और कैप्चर कर सकता हूँ कि मैं अपने अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ा सकूँ। ठीक है, और उसकी भी कोई ना कोई लिमिट होगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैं पहले दिन ही एकदम से मार्केट कैप्चर करके बैठ जाऊँ सारी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अपना मार्केट शेयर बढ़ाता हूँ, अपनी कस्टमर बढ़ाता हूँ। पहले दिन मेरे पास 100 कस्टमर नहीं आ जाएंगे। ठीक है, एक दो करके आना शुरू होंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे और उसमें एक टाइम पीरियड रहेगा। उसको फोरकास्ट एक्सपेक्टेशन देखता हूँ कि मेरा कितने पीरियड में कितने आएंगे, और वो भी फोरकास्टेबल होता है। जिस मार्केट में आप जा रहे होते हैं उसकी कोई ना कोई एक लाइफ साइकिल होता है, कोई ना कोई पैटर्न होता है, एक साइकिल होता है, बिजनेस साइकिल होता है। उस बिजनेस साइकिल के हिसाब से आप कुछ ना कुछ एस्टिमेट कर सकते हैं अपने बिजनेस का भी कि मैं इस इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में नॉर्मली कितना टाइम लगता है रिटर्न आने में, रिस्पॉन्स आने में। ठीक है, तो ये चीजें डिटर्मिनेबल होती हैं और इसको देखते हुए आप एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, आप अर्निंग पोटेंशियल पे एस्टिमेट करते हैं, आप बिजनेस करने की कॉस्ट पे एस्टिमेट कर रहे होते हैं, और आप ये देख रहे होते हैं कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ फंड्स हैं वो कितना स्टेबल है और कितने पीरियड तक आपको जो है वो फाइनेंस कर सकेंगे, वो फंड कर सकेंगे आप, या उन सोर्सेज के थ्रू कितने पीरियड तक आप अपनी कॉस्ट कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देख रहे होते हैं कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे कि वो आपके बिजनेस को फंड कर सके एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक। ठीक है, और फिर इन तमाम एस्टिमेट्स और मॉडलिंग की बेस पर आप एक टेंटेटिव प्लान बना लेते हैं, एक ड्राफ्ट बना लेते हैं कॉन्ट्रेक्टेड बजट का। ठीक है, तो पहला फेज फॉर्मुलेशन फेज होता है। फॉर्मुलेशन होने के बाद रिव्यू और अप्रूवल की स्टेज आ जाती है। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, बजट को प्रेजेंट किया जाता है बोर्ड मेंबर्स के आगे ताकि वो रिव्यू कर सकें और अप्रूव करें उसको, या उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन करवानी है तो वो कर सके। अच्छा, जिनको दे दिया जाता है वो करते क्या है, वो उसका रिव्यू रिव्यू करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं उसकी प्रपोज बजट की। उसमें अगर उनको कोई नेसेसरी अमेंडमेंट नज़र आ रही होती है या मॉडिफिकेशन नज़र आ रही होती है तो वो उसमें करवाते हैं अगर ज़रूरत महसूस हो तो। ठीक है, उसके बाद बजट पे डिस्कशन होती है और डिस्कशन होने के बाद अल्टीमेटली जो भी फाइनल बजट बनता है, फाइनल ड्राफ्ट बनता है, वो अप्रूव हो जाता है। और अप्रूव होने के बाद फिर जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको बजटेड प्लान के हिसाब से उसकी एलोकेशन शुरू कर दी जाती है रिसोर्सेज की। ठीक है, अप्रूवल स्टेज के बाद एग्जीक्यूशन की स्टेज आ जाती है, यानी कि आपने रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए। रिसोर्सेज एलोकेट करने के बाद आपने उस पर अमल करना शुरू कर देना है, उसको एग्जीक्यूट करना है उस बजट को। ठीक है, एलोकेट करने के बाद आप
प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू द बजट। जो भी ऑपरेशन है वो आप शुरू कर देते हैं। आपकी प्रोडक्शन है, आपकी सर्विस है, तो आप प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। आप अगर सर्विस इंडस्ट्री में है तो सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशंस शुरू कर दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी बजट। ऑपरेशन को करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आने हैं वो एक्सपेंसेस इनकर होना शुरू हो जाते हैं। जब प्रोडक्शन शुरू हो जाती है तो जाहिर है चीज़ें मार्केट में आना शुरू हो जाती हैं। जब मार्केट में आना शुरू हो जाती हैं, अवेलेबल फॉर कंजम्पशन होती है, तो फिर सेल्स भी होना शुरू हो जाती है, यानी कि एक्सपेंसेस भी होना शुरू हो जाते हैं और दूसरी तरफ सेल्स भी शुरू हो जाती है और फुल फ्लैश ऑपरेशन और बिजनेस शुरू हो जाता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बजट को ऑपरेशंस में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, इनपुट इनटू ऑपरेशन, यानी कि बजट को फिजिकली अप्लाई करना शुरू कर दिया जाता है। ऑपरेशन यानी कि उस पर काम करना शुरू कर देते हैं आप, पुट इनटू ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा जी। ऑपरेशंस के बाद आपकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाली स्टेज आ जाती है। ठीक है, तो बजटिंग प्रोसेस क्या है? पहले आपने ड्राफ्टिंग की, फॉर्मुलेशन की। फॉर्मुलेशन करने के बाद, फॉर्मुलेशन करने के लिए आपने डिफरेंट एस्टिमेट्स किए, कॉस्ट और एक्सपेंसेस और इनकम के, रिसोर्सेज को एनालाइज किया। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन को देखा और फिर एक ड्राफ्ट प्लान बना लिया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सही है। उसके बाद आपने उसको प्रेजेंट कर दिया अपने बोर्ड मेंबर्स को, उन्होंने उसको देखा, रिव्यू किया, स्क्रूटनी की उसकी। उसमें जहाँ जहाँ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नज़र आई, अमेंडमेंट्स की ज़रूरत नज़र आई, उसमें अमेंडमेंट्स करवाई और फाइनली फाइनल ड्राफ्ट पे डिस्कशन के बाद अप्रूवल हो गई उसकी। और अप्रूवल होने के बाद फिर जिस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट करना था वो रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए गए। ठीक है, रिसोर्सेज एलोकेट करने के बाद आपकी एग्जीक्यूशन स्टेज आ गई, आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, आपने अपने प्लान पे एग्जीक्यूट किया, जो एक्टिविटीज करनी थी वो एक्टिविटीज करना शुरू कर दी, जो एक्सपेंसेस इनकर करने थे वो एक्सपेंसेस इनकर करना शुरू कर दिए, आपने सेल्स करना शुरू कर दी और बजट प्रैक्टिकली एक ऑपरेटिंग कंडीशन में आ गया, यानी कि वो पुट इनटू ऑपरेशन, यानी कि उस पर काम करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, ऑपरेशंस जब करना शुरू कर दिए गए तो जाहिर है ऑपरेशंस के बाद अब आपने उसको मॉनिटर और कंट्रोल करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने काम करना शुरू कर दिया और फिर आपने छोड़ दिया, चल रहा है चल रहा है। ठीक है, आपने उसको मॉनिटर कंट्रोल करना है ताकि आप अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, अपनी परफॉर्मेंस को बजट के अकॉर्डिंगली इवेलुएट कर सकें। एक तरफ आप कॉस्ट कंट्रोल कर सकें और दूसरी तरफ आप परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकें और एनहेंस कर सकें अपनी परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो दो साइडेड इम्पैक्ट होंगे इसके, एक कॉस्ट ओरिएंटेड और एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। कॉस्ट ओरिएंटेड ये हो कि आप जब एक्चुअल को बजट से कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके आप कॉस्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश करेंगे, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, कॉस्ट वेरिएंसेस एडवर्स आ रहे हैं, तो आप करेक्टिव मेजर्स लेंगे। उन करेक्टिव मेजर्स के नतीजे में आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी, परफॉर्मेंस एनहेंस होगी आपकी। ठीक है, तो आप उसकी ओवरसाइट या मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करना शुरू कर देंगे जब आप बजट पे ऑपरेशंस करना शुरू कर देंगे, जब बजट को आप एग्जीक्यूट कर चुके होंगे। तो उसमें क्या होगा, आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो है एग्जीक्यूशन के बाद इवैल्यूएट करते रहेंगे अगेंस्ट बजट। ठीक है, जो भी वेरिएंसेस और डिफरेंसेस आ रहे होंगे वो आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इन शॉर्ट वेरिएंसेस आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उन वेरिएंसेस को देखते हुए आप मॉनिटर और कंट्रोल कर सकेंगे, मॉनिटरिंग कर सकेंगे अपनी परफॉर्मेंस की और कंट्रोलिंग मेजर्स लेंगे ताकि जो भी अगर एडवर्स वेरिएंसेस आ रहे हैं या एडवर्स वेरिएशन आ रही हैं उनको मिनिमाइज या रिमूव किया जा सके। ठीक है, ज़्यादा क्लियर है? ठीक है, तो हमने देख लिया कि बजटिंग प्रोसेस क्या है। इसके बाद आते हैं फोरकास्टिंग पे। ठीक है, यहाँ तक हमने बजट देख लिया कि बजट
है क्या, बजट क्या है, बजटिंग क्या है, बजटिंग की जरूरत क्यों महसूस होती है, इसकी इन चीज़ों की रोशनी में हमने फीचर्स आइडेंटिफाई किए, 4 फीचर्स आइडेंटिफाई किए। ठीक है, उसके बाद हमने बजट का पर्पस और बेनिफिट देखा और बजटिंग के फेजेस को डिस्कस किया कि किन किन फेजेस में बजटिंग होती है, ये कैसे की जाती है, किन फेजेस में बजटिंग की जाती है, बजटिंग का प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि फोरकास्टिंग क्या है। ठीक है, फोरकास्टिंग भी सिमिलर टू बजटिंग है, बट फोरकास्टिंग में डिफरेंस ये है कि फोरकास्टिंग में हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं फ्यूचर प्रोबेबल इवेंट्स को अंडर एंटिसिपेटेड कंडीशंस। ड्यूरिंग a specified time based on historic data या ट्रेंड। ठीक है, तो फोरकास्टिंग में डिफरेंस क्या है, फोरकास्टिंग में डिफरेंस ये है कि ये एंटिसिपेटेड कंडीशंस में होता है। बजट के बारे में हमने पढ़ा था, बजट की फीचर जब पढ़े थे तो वहां पे हमने पढ़ा था कि वो प्लान्ड कंडीशन में होता है, यानी कि मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रही है हम उसी को देखते हुए बजट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम मार्केट के बिहेवियर को देखते हुए कुछ एंटिसिपेट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, और उस एंटिसिपेटेड कंडीशन में हम एक फोरकास्ट तैयार कर रहे होते हैं, हम एक एस्टिमेट बना रहे होते हैं फ्यूचर प्रोबेबल इवेंट का। ठीक है, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, बजट तो ये है कि जो मार्केट बिहेव कर रही है उसकी रोशनी में क्या होगा वो नजर आ रहा होता है, वो प्लान कंडीशन होती है। यहाँ पर क्या है कि हम एस्टिमेट क्या कर रहे हैं, हम एंटिसिपेट क्या कर रहे हैं, सॉरी, हम एंटिसिपेट क्या कर रहे हैं और उस एंटिसिपेटेड कंडीशंस में हम क्या एस्टिमेट बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्क है कंडीशंस का। वो प्लान कंडीशन है, प्लान कंडीशन नॉर्मली नॉर्मल बिहेवियर, जो जनरल बिहेवियर है उसको देखते हुए किया जाता है, और एंटिसिपेटेड कंडीशन ये है कि हम कुछ फैक्टर्स को देखते हुए कुछ एस्टिमेट करते हैं, कुछ एंटिसिपेट करते हैं कि ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो हो, हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, और उस प्रेडिक्शन की रोशनी में हम एक फोरकास्ट बना रहे होते हैं, एक एस्टिमेट बना रहे होते हैं, वो चीज फोरकास्ट कहलाती है। ठीक है, और हम फोरकास्ट बनाते हुए देखते क्या है कि फ्यूचर में अगर ये कंडीशन एंटिसिपेट कर रहे हैं तो पास्ट में इस तरह की कंडीशन में क्या होता था। ठीक है, वो देखते हुए हम एक फोरकास्ट बनाते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मुझे लग रहा है। ठीक है, देखो, बजट बनाते हुए हम देखते हैं मार्केट कंडीशन क्या है और वो क्या रिक्वायर कर रही है। ठीक है, यानी कि जो जो मार्केट ट्रेंड है, जो मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रही है, जो बिजनेस में जिस तरह से अल्टीमेटली होना है, जो नजर आ रहा है, उसको देखते हुए जो चीज होनी है उसके एस्टिमेट कर रहे होते हैं, जो कॉस्ट लगनी है उस चीज पे वो एस्टिमेट कर रहे होते हैं, और जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है उसका एस्टिमेट बना रहे होते हैं, वो प्लान बजट कहलाता है। यानी कि ऐसा होने जा रहा है, हम कुछ एस्टिमेट नहीं कर रहे, हमें नजर आ रहा है क्या होगा, वो प्लान कंडीशन है। हाँ, मतलब मार्केट को देखते हुए ऐसा नजर आ रहा है, जो चीज नजर आ रही है वो प्लान्ड है। ठीक है, और वो नजर आ रहा है, उसके उसको देखते हुए क्या कॉस्ट लगनी है उसका प्लान बना रहे होते हैं, और वो हमें कितना रेवेन्यू करके देगा उसका प्लान बना रहे होते हैं। यहाँ पे हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहे होते, कोई एंटिसिपेशन नहीं कर रहे होते, जो मार्केट बिहेवियर को देखते हुए, जो उस इंडस्ट्री को देखते हुए नजर आ रहा है उसको देखते हुए हम एक कॉस्ट और रेवेन्यू का प्लान बना लेते हैं, वो बजट है। ठीक है, और फोरकास्ट क्या है, फोरकास्ट है कि मार्केट के बिहेवियर को ही देखते हैं, लेकिन हम कुछ जज करते हैं कि ये हो सकता है, अगर कंडीशन ये है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, वहां पे एंटिसिपेशन आ जाती है कि हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, वहां पे मार्केट बिहेवियर सिंगल फैक्टर नहीं है, वहां पे एक मार्केट बिहेवियर तो है, दूसरा बिहेवियर हमारी पर्सनल परसेप्शन, और एक तरह से एक इंस्टिंक्ट है कि हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, उस एंटिसिपेटेड कंडीशन के मुताबिक जो प्लान बना रहे हैं वो प्लान बजट नहीं है, वो हम उस कंडीशन के देखते हुए बना रहे हैं, जो हमारी परसेप्शन है, एंटिसिपेशन है, परसेप्शन है। ठीक है, उसके मुताबिक जो हम प्लान बना रहे हैं वो फोरकास्ट है।
ठीक है। और वो प्लान बनाने के लिए, वो फोरकास्ट बनाने के लिए हम ये देखते हैं कि हमने एक चीज एंटिसिपेट की। अब हम देखते हैं कि हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं, फिर वो फोरकास्ट बनाने के लिए हम देखते हैं कि माजी में अगर ऐसा होता था तो क्या होता था। ठीक है, पास्ट में अगर ऐसा होता था तो क्या होता था, उसको देखते हुए हम इन्फ्लेशन के फैक्टर को इंकॉर्पोरेट करते हैं और एक फोरकास्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो फोरकास्ट वो है जो हम एंटिसिपेट करके माजी में उस चीज, उस सिमिलर कंडीशन को देखते हुए एक फोरकास्ट बना रहे हैं, एक एस्टिमेट बना रहे हैं, वो चीज फोरकास्ट है। यानी कि फोरकास्ट में हमारी परसेप्शन, जजमेंट और इंस्टिंक्ट, ये तीन चीजें आ जाती है। ठीक है, और बजटिंग में जो जो नॉर्मल हमें दिख रहा है, जो प्लान है, जो होने जा रहा है, उसके मुताबिक हम कॉस्ट और रेवेन्यू का एस्टिमेट कर रहे हैं, वो बजट है। ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक है तो बजट और फोरकास्ट में मेजर डिफरेंस ये है कि बजट एक एंटिसिपेटेड कंडीशन का प्लान है, एक फ्यूचर प्लान है एंटिसिपेटेड कंडीशन का। ठीक है, और इसमें बजट को बनाने के लिए हम देखते हैं कि अगर हम फ्यूचर में एक कंडीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो पास्ट में इस कंडीशन में क्या होता था, उसको देखते हुए हम एक एस्टिमेट बनाते हैं फ्यूचर का, वो फोरकास्ट है। ठीक है, यानी कि होता वो फ्यूचर के लिए है, लेकिन बेस करना होता है हिस्टोरिक डाटा पे। यानी कि फ्यूचर में जो हम कंडीशन एंटिसिपेट कर रहे हैं, उस कंडीशन में माजी में क्या होता था, उसको देखते हुए हम एक एस्टिमेट बनाते हैं, और वो एस्टिमेट फोरकास्ट कहलाता है। ठीक है, एंटिसिपेटेड कंडीशन के में ये चीज रहती है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। प्लान कंडीशन ये होती है कि फ्यूचर में जाके वो चीज हो ही जानी है, क्योंकि वो हम मार्केट को देखते हुए कर रहे हैं, जो नॉर्मल ट्रेंड है वही देखते हुए हम प्लान बना रहे हैं। ठीक है, तो बजट फोरकास्ट जो है वो एक एंटिसिपेटेड कंडीशन का फ्यूचर प्लान है, जो कि बेस कर रहा होता है कि पास्ट में उस सिमिलर कंडीशन में क्या होता था, उसको देखते हुए हम एस्टिमेट बनाते हैं। फोरकास्ट की टाइप्स को देखा जाए तो फोरकास्ट की मेजर तीन टाइप्स होती हैं: डिमांड फोरकास्ट, इकोनॉमिक फोरकास्ट और टेक्निकल फोरकास्ट। ठीक है, डिमांड फोरकास्ट क्या है? डिमांड फोरकास्ट ये है कि हम देखते हैं कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड डिमांड क्या होगी चीज़ों की, जिस मार्केट में हम जो चीज़ सेल कर रहे हैं फ्यूचर में उसकी डिमांड क्या होगी, उसको देखते हुए हम एक प्लान बनाते हैं कि फ्यूचर में अगर जितनी सेल होगी उस सेल के हिसाब से, उस सेल को बीट करने के लिए हम अपनी प्रोडक्शन को प्लान करें, और उसके हिसाब से हम एक फोरकास्ट बनाएं। तो एक ऐसी फोरकास्ट जो कि फ्यूचर डिमांड को देखते हुए बनाई जाए, कि फ्यूचर के डिमांड के हिसाब से हम अपनी प्रोडक्शन प्लान करें, वो फोरकास्ट कहलाती है डिमांड फोरकास्ट, क्योंकि ये डिमांड लेड फोरकास्ट होती है। ठीक है, क्योंकि ये डिमांड पे बेस कर रही है, फ्यूचर डिमांड पे बेस कर रही है, इसलिए डिमांड फोरकास्ट कहलाती है। इकोनॉमिक फोरकास्ट क्या है? इकोनॉमिक फोरकास्ट ये है कि हम सिमिलर ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशंस में कोई चेंजेस नहीं आ रही, लेकिन यानी कि हमारा प्रोडक्शन लेवल सेम है या इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं आने वाले, लेकिन सिमिलर प्रोडक्शन लेवल पे रहते हुए भी हमारी प्राइसेस में क्या फर्क आ सकता है, और प्राइसेस में फर्क आने की वजह से हमारी डिमांड या हमारी सेल पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, प्रोडक्शन किस तरह से मुतासिर हो सकती है, उस चीज़ की फोरकास्ट को इकोनॉमिक फोरकास्ट कहते हैं। इकोनॉमिक फोरकास्ट को करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कंसिडर कर रहे होते हैं या किन चीज़ों पर बेस करनी होती है? ये बेस करनी होती है कि चाहे ऑपरेशन में कोई चेंजेस आए ना आए, इन्फ्लेशन की वजह से जो चीज़ चेंजेस आनी है उसको हम देखें और उसकी बेस पे फोरकास्ट बनाएं। जीडीपी रेट में जो चेंजेस आनी है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो भी है, इन्फ्लेशन हो गई, इंटरेस्ट रेट हो गया, जीडीपी रेट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें देखते हुए अगर जो फोरकास्ट हम बना रहे होते हैं, वो फोरकास्ट कहलाती है इकोनॉमिक फोरकास्ट। यानी कि ये बेस कर रही होती है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे। ठीक है, डिमांड में कोई फर्क आए या ना आए, ऑपरेशन में कोई फर्क आए या ना आए,
इकोनॉमिक फैक्टर्स में चेंजेस आने की वजह से इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में, इन्वायरमेंटल लॉ में कोई चेंजेस आ गई, ठीक है, जीडीपी रेट बढ़ गया, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसको देखते हुए प्राइसेस, डिमांड और डिफरेंट चीज़ों में जो भी फर्क आना है उस चीज़ को फोरकास्ट करना इकोनॉमिक फोरकास्ट कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आगे टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट, यानी कि सोनली डिमांड पे भी बेस नहीं कर रही, सोनली इकोनॉमिक पे भी बेस नहीं कर रही, बल्कि टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रही हैं उसको देखते हुए हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्या हमारी प्रोडक्ट ऑब्सोलीट तो नहीं हो जाएगी, ठीक है, या टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से हमारी प्रोडक्शन इनहेंस हो सकती है, या प्रोडक्शन जो है उसमें डिप्लीशन आ सकती है, या एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है, ठीक है, या हमारी डिफरेंट कॉस्ट को कम कर सकती है टेक्नोलॉजी, ठीक है, लेबर को सब्स्टिट्यूट कर सकती है, ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन आ सकती है, इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ भी सकती है, यानी कि टेक्नोलॉजी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाए, तो वो कॉस्ट को बढ़ा भी सकती है एक तरीके से, और हो सकता है कि वो हमारी लेबर को सब्स्टिट्यूट कर दे तो कॉस्ट कम भी कर सकती है। इन चीज़ों को देखते हुए जो फोरकास्ट बनाई जाती है, या फोरकास्ट बनाने में इन चीज़ों को कंसिडर करना टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट कहलाता है, ठीक है, ठीक है, यानी कि ये हमें एक बेसिस प्रोवाइड कर रही होती है कि अपनी कॉस्ट और कैपेसिटी को टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से एस्टिमेट कर सके। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमारी कैपेसिटी को इनहेंस भी कर सकती है, ठीक है, और डिप्लीट भी कर सकती है, डिपेंड करता है कि हम किस साइड पे हैं, ठीक है। अगर हम इंटरप्रेन्योर हैं तो इनहेंस कर सकती है, जाहिर है लेबर, हमारी लेबर कॉस्ट हो सकता है कम कर दे, हमें हमें जो स्टाफ रखना पड़ता है उस स्टाफ की कॉस्ट को कम कर दे ये, ठीक है, सब्सिट्यूट प्रोवाइड कर दे। और अगर हम लेबर एंड पे हैं तो ये हमारे लिए खतरा भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी हमें रिप्लेस कर दे, ठीक है, अगर हम लेबर हैं तो हो सकता है हमारा काम टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर ले, ठीक है, तो ये हमें एक बेसिस प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों को देखते हुए हम फोरकास्ट के फीचर्स को आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि फोरकास्ट एक फ्यूचर प्लान है, एक एस्टिमेट है फ्यूचर प्रोबेबल इवेंट का अंडर एंटिसिपेटेड कंडीशन, ठीक है, एक फीचर तो इसका ये हो गया। दूसरा फीचर इसका ये है कि ये भी एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन फोरकास्ट नॉर्मली लॉन्गर पीरियड के लिए बनाई जाती है, ठीक है, फोरकास्ट हो सकता है 5 साल की फोरकास्ट हो, 3 साल की फोरकास्ट हो, ठीक है। बजट में एक चीज कही गई थी कि बजट लॉन्गर पीरियड का हो सकता है, लेकिन उस लॉन्गर पीरियड को अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल पीरियड सेपरेट किया जाता है, ठीक है, यूजुअली सेपरेटेड फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। फोरकास्ट में इस तरह की बात नहीं की गई। फोरकास्ट के बारे में है कि नॉर्मली लॉन्गर पीरियड के लिए बनाई जाती है, 3 साल की भी हो सकती है, 5 साल की भी हो सकती है, 10 साल की भी हो सकती है, और इसमें फाइनेंशियल पीरियड को सेपरेट आउट करना ऑप्शनल है, ठीक है, कर भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है, वहां पर ऑप्शनल नहीं है। बजट में जो है बजट क्वार्टर का भी बनता है बजट, मतलब उसमें फाइनेंशियल पीरियड वाइज सेपरेट आउट किया जाता है, क्वार्टरली बजट भी होता है, सेमी एनुअली बजट भी होता है, एनुअल बजट भी होता है, और अगर 5 साल का बना रहे हो तो 5 साल का बजट एनुअली सेपरेट आउट हुआ होगा, अगर एनुअल बजट बनाया तो हो सकता है वो क्वार्टर में सेपरेट आउट हुआ हो, ठीक है। यहाँ पर वो चीज मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे फाइनेंशियल पीरियड के अकॉर्डिंगली सेपरेट आउट करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तीसरा फीचर इसका ये है कि ये सिर्फ लाइक्लीहुड बताता है कि फ्यूचर प्रोबेबल इवेंट के अकर होने के चांसेस क्या है।
ठीक है, यानी कि हम जो फ्यूचर इवेंट एंटिसिपेट कर रहे हैं, फोरकास्ट सिर्फ हमें एक लाइक्लीहुड प्रोवाइड कर देता है, इंडिकेट करता है कि कितना लाइकली है कि फ्यूचर में हो सकता है, हो जाए वो इवेंट, हो सकता है ना हो। ठीक है, जैसे फोरकास्टेड डिमांड है, ठीक है, हो सकता है वो उससे एक्सीड कर जाए, फोरकास्टेड डिमांड हो सकता है उससे कम भी हो। ठीक है, तो फोरकास्ट हमें सिर्फ लाइक्लीहुड बता रहा होता है। ठीक है, अच्छा, वेरिएशन आना बजटेड और एक्चुअल में भी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन बजट में ये वेरिएशन एक सर्टेन लिमिट पे रहती है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह प्लान कंडीशन, यानी कि मार्केट को नॉर्मल बिहेवियर को देखते हुए प्लान की गई है, तो उसमें वेरिएशन जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं आती। ठीक है, जबकि फोरकास्ट के साथ ये है कि ये एंटिसिपेटेड कंडीशन में बनाई गई है, इसमें हमारा परसेप्शन भी है, हमारी जजमेंट भी है, हमारी एक तरह से इंस्टिंक्ट भी है। ठीक है, तो हम उसको देखते हुए फोरकास्ट बनाई है, तो हो सकता है कि उस स्केल तक वो डिमांड ना हो, तो इसमें वेरिएशन आने के चांसेस, सिग्निफिकेंट वेरिएशन आने के चांसेस भी हो सकते हैं, बल्कि ये भी हो सकता है कि वो हो ही ना, लाइकलीहुड बनाया खाली। ठीक है, तो अगर वो इवेंट हुआ ही ना, हो ही ना, तो फिर ऑल द वे फोरकास्ट हमारी सिग्निफिकेंट वेरिएशन भी आ सकती है। ठीक है, बजट में सिग्निफिकेंट वेरिएशन आने के चांसेस कम होते हैं प्लान कंडीशन होने की वजह से। ठीक है, इसका चौथी फीचर ये है कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है फ्यूचर इवेंट की, जो ये बता रही होती है कि हो सकता है हो सकता है ना हो। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ लाइक्लीहुड बता रही होती है किसी इवेंट के होने या ना होने की, यानी कि सिर्फ एक मियर स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर इवेंट है ये। ठीक है, इसलिए हम इसको एज अ टूल यूज नहीं कर सकते फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, तो चौथा फीचर इसका ये है, दोबारा रिपीट कर दूं ये फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट को मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ, बजट को हमने कहा था कि बजट एक टूल है जो कि हमें एक टूल प्रोवाइड कर देता है अपने रिसोर्सेज को, एलोकेशन को मॉनिटर करने के लिए और मॉनिटर और कंट्रोल करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को। ठीक है, यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है, जो चौथा फीचर है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फोरकास्ट एक टूल के तौर पे यूज नहीं हो सकता, और उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है फ्यूचर इवेंट की, जो ये बता रही होती है कि फ्यूचर में वो इवेंट अगर होने के चांसेस क्या हैं। ठीक है, हो सकता है वो इवेंट हो सकता है वो इवेंट ना हो। ठीक है, इसलिए इसलिए फोरकास्ट को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए फोरकास्ट को एक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, फोरकास्ट को हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह एक तरह से कहते हैं कि शेयर्स में जो लोग शेयर्स में डील कर रहे होते हैं, ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, तो जजमेंट में देखो दिमाग में आता है कि उनको लग रहा होता है इस शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी, वो लगा लेते हैं। अब गिर गए तो उनका लॉस। ठीक है, अगर उस शेयर की प्राइस नीचे आ गई उनका लॉस, अगर चली गई तो फायदा। तो इसमें फोरकास्ट में यही चीज है, हो गया तो फायदा हो जाएगा, नहीं हुआ तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसमें वेरिएशन आने के चांसेस कम होंगे, सिग्निफिकेंट वेरिएशन के चांसेस ज्यादा होंगे। इसलिए इस इसको एक परफॉर्मेंस टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्लान कंडीशन में नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो लास्ट एक तरह से ये कह लो कि एक जुआ है, एक जुआ है। आपने एक जजमेंट की, एक एंटिसिपेट की कंडीशन और उसके मुताबिक आपने फोरकास्ट बना ली। ठीक है, उस फोरकास्ट पे अगर आपने काफी ऊपर किया
तो या फायदा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा। अगर हो गया तो फायदा, ना हो तो नुकसान। इसमें जजमेंट या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वाली चीज आएगी नहीं, और अगर वो चीज आई तो डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, लॉस हो गया तो बहुत बड़ा लॉस होगा, अगर फायदा हुआ तो वही फायदा होगा जो हमने एंटिसिपेट किया था। सही है। तो जबकि बजट में क्या होता है कि बजट में हम प्लान उसी चीज करते हैं जो फ्यूचर में होने जा रही है, तो वो फ्यूचर में होगी ही होगी। बजट के चांसेस में, बजट के केस में चांसेस ये होते हैं कि हमने उस स्टैंडर्ड तक ना पहुंचे। ठीक है, थोड़ा कम रह जाए या उससे थोड़ा ज्यादा हो जाए, लेकिन जो चीज हो जानी है दैट कंडीशन है। ठीक है, इसलिए उसमें उसको एज अ टूल यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज होनी है, दैट कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन प्लान नहीं है, ये एंटिसिपेटेड है। अगर हो गई तो फायदा, ना हो तो नुकसान। ठीक है, इसलिए इसको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के टूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे हम इसी के रिलेशनशिप और डिफरेंसेस को देख लेते हैं। अगर इनके डिफरेंसेस को और इनके रिलेशनशिप्स को कुछ पॉइंट्स पे एलोकेट करना चाहे तो हम किन किन बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट या रिलेट कर सकते हैं, वो बेसिस बताई गई है यहाँ पे। इवेंट है, बजट में क्या होता है, प्लान इवेंट होता है, वो चीज होनी है। ठीक है, बजट में जो कंडीशन हम प्लान कर रहे हैं या जिस कंडीशन के हिसाब से हम बजट बना रहे हैं, जिस इवेंट के लिए बजट बना रहे हैं, वो फ्यूचर में होना है। चांसेस ये है कि हो सकता है हम उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लें या उससे थोड़ा कम परफॉर्म करें। तो यहाँ पे वेरिएंसेस आएंगे और वो उस वेरिएंसेस की रोशनी में करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, जबकि फोरकास्ट में जो इवेंट हम देख रहे होते हैं वो एंटिसिपेटेड हो सकता है, एंटिसिपेटेड होता है। हो सकता है वो इवेंट हो जाए, हो सकता है वो इवेंट ना हो, एंटिसिपेटेड होता है। दूसरा पॉइंट, जो दूसरा बेसिस है जिसकी बेसिस पे हम उसको डिफरेंशिएट या रिलेट कर सकते हैं, वो है पीरियड। ठीक है, बजट में नॉर्मली शॉर्टर पीरियड देखा जाता है और सेपरेट आउट हुए होते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, जबकि फोरकास्ट में जो है, फोरकास्ट एक लॉन्गर पीरियड के लिए भी बनाया जा सकता है, और फोरकास्ट के लिए ये चीज मैंडेटरी नहीं है तो उसको अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से सेपरेटली मेंशन किया जाए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इसका, इसको डिफरेंशिएट करने का या इसको रिलेट करने का ये। थर्ड पॉइंट है नेचर क्या है। ठीक है, जिस तरह पहले पार्ट बताया कि प्लान कंडीशन में होता है, इसलिए जो बजट के टारगेट्स होते हैं वो फिक्स टारगेट्स होते हैं। ठीक है, जबकि फोरकास्ट क्योंकि एंटिसिपेटेड और टेंटेटिव कंडीशन, टेंटेटिव इवेंट के लिए बनाया गया है, इसलिए जो इसका एस्टिमेट होता है या इसके जो टारगेट्स होते हैं वो टेंटेटिव टारगेट होते हैं। ठीक है, अगर वो इवेंट हो गया तो वो टारगेट अचीव हो जाएगा, फायदा हो गया, अगर ना हुआ तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फोरकास्ट में जो टारगेट्स होते हैं वो टेंटेटिव होते हैं, टेंटेटिव एस्टिमेट्स होते हैं सारे। ठीक है, बजट्स के जो टारगेट होते हैं वो फिक्स टारगेट होते हैं। एक्चुअली हम नियर अबाउट उस टारगेट तक पहुंच जाते हैं, जो वेरिएशन होती है वो बहुत थोड़ी होती है। ठीक है, फंक्शंस को देखा जाए, फंक्शन को देखा जाए तो यहाँ पर बजट और फोरकास्ट जो है उसमें एक सीक्वेंस एस्टेब्लिश की जा सकती है। ठीक है, जो आगे डिस्कस की गई है, वो सीक्वेंस में डिस्कस की गई है आगे। ठीक है, फंक्शन की बेस पे अगर इसको रिलेट या डिफरेंशिएट किया जाए तो फंक्शन में सिमिलैरिटी है, ये दोनों जो है वो फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। बजट भी फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट कर रहा होता है और फोरकास्ट भी फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट कर रहा होता है। फर्क सिर्फ ये है कि बजट में वो प्लान्ड इवेंट है और फोरकास्ट में वो एंटिसिपेटेड इवेंट है। फोरकास्ट में वो एंटिसिपेटेड इवेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप जो है सिमिलैरिटी है। ठीक है, अच्छा जी,
कवरेज की बात की जाए तो बजट जो होता है वो ओवरऑल बिजनेस फंक्शन को कवर कर रहा होता है। ठीक है, एक एंटिटी है, उस एंटिटी के ओवरऑल बिजनेस फंक्शन को कवर कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, फोरकास्ट जो है, फोरकास्ट नॉर्मली स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन यानी कि ओवरऑल बिजनेस फंक्शन में जितने डिपार्टमेंट्स हैं या जितने सेगमेंट्स हैं या जितने फंक्शंस हैं उनमें किसी स्पेसिफिक फंक्शन की फोरकास्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो सेल्स डिपार्टमेंट की फोरकास्ट सेपरेट बन सकती है। ठीक है, तो कवरेज में बजट जो होता है वो ओवरऑल बिजनेस के लिए होता है और फोरकास्ट जो होता है वो स्पेसिफिक बिजनेस प्लान, स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन के लिए भी हो सकता है। यानी कि ओवरऑल फंक्शन जितने डिपार्टमेंट्स और जितने फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, डिवाइड हुआ हुआ है, उनका सेपरेटली अलग अलग बन सकता है फोरकास्ट। ठीक है, अगला पॉइंट देखें तो कंट्रोल की बेसिस पे भी इसको डिफरेंशिएट या रिलेट किया जा सकता है। कंट्रोल की बात की जाए तो बजट एक टूल है, क्योंकि बजट को हम एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कंट्रोल इस्टेब्लिश करें, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करें, कंट्रोल इस्टेब्लिश करें और करेक्टिव मेजर्स में। ठीक है, जबकि फोरकास्ट के बारे में हमने पहले ही फीचर में कहा कि ये क्योंकि एक एंटिसिपेटेड इवेंट की लाइवलीहुड बता रहा होता है और एक नियर स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर इवेंट होता है, इसलिए इसको टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक पॉइंट ये है कि एज अ टूल बजट एज अ टूल यूज हो सकता है, फोरकास्ट एज अ टूल यूज नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट आउटकम बता रहा है कि बजट का आउटकम क्या होगा और फोरकास्ट का आउटकम क्या होगा। ठीक है, बजटिंग का आउटकम क्या होता है, हमें एक क्वांटिटेटिव प्लान मिल जाता है, एक बजट मिल जाता है। ठीक है, तो बजटिंग का आउटकम क्या है, बजटिंग का आउटकम ये है कि हमें एक बजट मिल जाता है, हमें एक प्लान मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, फोरकास्ट का आउटकम क्या है, फोरकास्ट का आउटकम ये है कि फोरकास्ट को देखते हुए हमें प्लानिंग की बेस मिल जाती है जिस बेस पे हम बजटिंग कर सकें। ठीक है, और इन दोनों फंक्शन और आउटकम की बेस पर एक सीक्वेंस बन सकती है बिटवीन बजट एंड फोरकास्ट। ठीक है, इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि फोरकास्ट हमें ये बता रही होती है कि फ्यूचर में कोई इवेंट कितनी लाइवलीहुड है कि होने की उस इवेंट की। ठीक है, अच्छा, इस लाइवलीहुड में अगर हम अपनी जजमेंट और इंस्टिंक्ट को इंक्लूड कर लें तो वो चीज फोरकास्ट हो जाएगी। और अगर हमने फोरकास्टिंग के नतीजे में फ्यूचर कंडीशन को प्रेडिक्ट किया, ठीक है, अगर हमने उस नॉर्मल बिहेवियर पे रहते हुए प्लानिंग की और अपनी जजमेंट इंसर्ट ना की या हमने अपनी इंस्टिंक्ट को इंक्लूड नहीं किया, जो मार्केट कंडीशन बता रही है फ्यूचर फोरकास्ट, फ्यूचर इवेंट के बारे में, अगर फोरकास्ट को उस चीज तक रखा और अपनी जजमेंट और अपनी इंस्टिंक्ट को इंक्लूड नहीं किया और प्लान बनाया तो वो बजट होगी। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ी सी। देखो, फोरकास्ट क्या है, फोरकास्ट में भी हम देखते हैं मार्केट कंडीशन नहीं है, फ्यूचर ट्रेंड्स भी देखते हैं। ठीक है, लेकिन फोरकास्ट में हम क्या चीज करते हैं कि हमें ये लगा कि ऐसा होने जा रहा है, अब उस इवेंट को अपनी जजमेंट के हिसाब से, अपनी इंस्टिंक्ट के हिसाब से, अपनी परसेप्शन के हिसाब से अगर एंटिसिपेट करें, इंटरप्रिटेशन का मतलब यहाँ पे आ गया। ठीक है, अपनी जजमेंट के हिसाब से इंटरप्रेट करके हम कुछ एंटिसिपेट कर रहे हैं और उस एंटिसिपेटेड कंडीशन के हिसाब से अगर एस्टिमेट्स कर रहे हैं तो वो चीज फोरकास्ट है।
ठीक है, यानी कि हमने फ्यूचर ट्रेंड्स को देखा, फ्यूचर कंडीशन को देखा, मार्केट बिहेवियर को देखा, और जो हमें नजर आ रहा है उसको देखते हुए अपनी परसेप्शन के हिसाब से, अपनी एंटिसिपेशन के हिसाब से और अपनी इंस्टिंक्ट के हिसाब से अगर कोई इवेंट हमने टेंटेटिव इवेंट जज किया, एंटिसिपेट किया, ठीक है, और उस एंटिसिपेटेड कंडीशन के हिसाब से अगर हमने एस्टिमेट्स किए तो वो फोरकास्ट है। एंटिसिपेशन का प्रकार है, ठीक है। बजट में हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम एनालिसिस तक रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। हमने मार्केट बिहेवियर देखा, मार्केट कंडीशन देखी, ट्रेंड देखा, ठीक है, और उसके हिसाब से एस्टिमेट्स एस्टैब्लिश कर लिए, अपनी जजमेंट, अपनी एंटिसिपेशन नहीं लगाई, ठीक है। यानी कि जैसा नजर आ रहा था वैसा देखते हुए हमने प्लान बना लिया, वो बजट है, ठीक है। तो एक एक्सटेंड तक फोरकास्ट हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, यानी कि हम फ्यूचर देख रहे हैं, मार्केट ट्रेंड को देख रहे हैं, ये चीजें देख रहे हैं, उस फोरकास्ट में हम अपनी एंटिसिपेशन शामिल नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस एक्सटेंड तक तो फोरकास्ट कर ही रहे हैं, मार्केट बिहेवियर देख रहे हैं, मार्केट ट्रेंड देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर हम कोई प्लान बनाते हैं तो ये एक सीक्वेंस है कि हमने एक हद तक फोरकास्ट की चीजों को, मार्केट बिहेवियर देखते हुए और अपनी जजमेंट और अपनी एंटिसिपेशन शामिल किए बगैर प्लान बना लिया, तो वो बजटिंग है। ये एक सीक्वेंस है फोरकास्ट का, बजट। तो लास्ट पॉइंट जो सीक्वेंस बता रहे हैं वो यही सीक्वेंस बता रहे हैं कि फोरकास्ट जो है वो एंड हो जाती है लाइक्लीहुड ऑफ फ्यूचर इवेंट, ठीक है, प्रेडिक्ट करने में, प्रेडिक्शन तक एंड हो जाती है। इस प्रेडिक्शन में अगर हमारी अपनी एंटिसिपेशन शामिल हो, अगर हमारी अपनी एंटिसिपेशन शामिल हो तो वो फोरकास्ट हो जाती है, ठीक है। और इस प्रेडिक्शन के बाद अपनी जजमेंट, अपनी एंटिसिपेशन एक्सरसाइज किए बगैर अगर हम प्लान बनाने की तरफ चली जाए तो वो बजट कहलाती है। तो ये सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है चीजें, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो ये फर्क है और ये बेसिस है, ये वो बेसिस हैं जिन पे हम बजटिंग और फोरकास्टिंग को डिफरेंशिएट, रिलेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट और रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है बजट की क्लासिफिकेशन आ जाती है कि बजट कितनी तरह के होते हैं और किन किन बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है, क्लासिफिकेशन देख लें। क्लासिफिकेशन थोड़ी डिटेल्ड है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, और रोलिंग बजट भी है, इसकी भी चीजें आएंगी, इसकी भी डेफिनेशन है, और वो भी हम पढ़ेंगे, और फिर हम क्वांटिटेटिव एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। मेरा इरादा था कि आज 2 लेक्चर्स करना, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि आज के लेक्चर में थ्योरी ज़्यादा रही है और आगे भी टॉपिक थ्योरेटिकल ही है, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लर्निंग कर्व भी आएगा, कुछ करते हैं इंशाल्लाह। 3 लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसको कवर कर लूँगा, बजट को मोस्टली 3 लेक्चर या 4 लेक्चर के अंदर अंदर इसको कवर कर लूँगा, ठीक है। आज नहीं कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम क्लासिफिकेशन से शुरू करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर कोशिश करेंगे थोड़ा लंबा करके हम थोड़ा ज़्यादा कवरेज कर लें, ठीक है। और अगर पॉसिबल हुआ तो हो सकता है कि मैं कुछ लेक्चर जो है वो वीडियो बना के भी शेयर करूँ कवर करने के लिए।
तो वीक में आपको 2 लेक्चर्स मिल जाए एक वीक में। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे रखते हैं।